Subscribe my channel, press the bell icon and never miss a new updates. Assalamualaikum my dear students. I hope all of you will be fine. Today we will discuss the classes and Clapeyron equation. My dear students, सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं, जैसे कि आपको पता है कि हमारा सारा पेपर MCQ से आ रहा है, ऑनलाइन एग्ज़ाम है, लेकिन परेशान होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। हमने क्या करना है, हमने 10 से 12 टॉपिक जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है उन्हें लेना है और उसमें क्या करना है, उनके अच्छे से कॉन्सेप्ट लेने हैं। फिर चाहे जो MCQ उनमें से आ जाए, हमें सॉल्व करने के लिए उसमें कोई भी मुश्किल नहीं होगी। तो जैसा कि आपको पता है कि आज हम डिस्कस करेंगे क्लासेस एंड क्लिपरोन इक्वेशन। सबसे पहले मैं आपको ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, मैं आपको जस्ट इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट्स दूंगी, जिससे क्या होगा कि आपको ये टॉपिक जहाँ पर आपको 1 घंटा या 2 घंटा लगना था इसे पढ़ने में, तो यहाँ आपको 15 मिनट लगेंगे और हम इस टॉपिक को अच्छे से समझ लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको क्लासेस एंड क्लिपरोन इक्वेशन के इंट्रोडक्शन के बारे में बताती हूँ। माय डियर स्टूडेंट्स, क्लासेस और क्लिपरोन दो साइंटिस्ट थे और इन्होंने एक इक्वेशन दी थी। अब ये इक्वेशन किस चीज़ के बारे में थी और ये इक्वेशन हमें क्या बताती है, ठीक है, ये सब हम डिस्कस करेंगे। माय डियर स्टूडेंट्स, टॉपिक के जो अंदर डिटेल है उसमें जाने से पहले मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स बताऊंगी। ठीक है, ओनली 3 टर्म्स। अगर आपको ये 3 टर्म्स अच्छे से समझ आ जाती हैं, इट मीन्स के क्लासेस एंड क्लिपरोन इक्वेशन में से चाहे जो भी MCQ आ जाए, आप इसे इजीली सॉल्व कर पाएंगे और मुझे पूरा यकीन है कि आपको इसमें कोई भी मुश्किल नहीं होगी। माय डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहली जो हमारी इम्पोर्टेंट टर्म है, मैंने आपको जस्ट 3 इम्पोर्टेंट टर्म्स बतानी है। उसके बाद मुझे पूरा यकीन है कि आपको इस टॉपिक में कोई भी मुश्किल नहीं आएगी। तो सबसे पहली जो हमारी इम्पोर्टेंट टर्म है वो ये है कि लिक्विड डज नॉट हैव एनी फिक्स्ड बॉइलिंग पॉइंट्स और सैचुरेशन टेम्परेचर। द बॉइलिंग पॉइंट्स ऑफ अ पार्टिकुलर लिक्विड डिपेंड्स अपॉन द प्रेशर अप्लाइड ओवर इट। माय डियर स्टूडेंट्स, हम पिछली क्लासेस में पढ़ते, जो हमारी छोटी क्लासेस में हमने पढ़ा कि जो लिक्विड होता है, फॉर एग्जांपल लिक्विड वाटर जो हमारे पास है, तो उसके जो बॉइलिंग पॉइंट्स होते हैं, जब भी हमसे किसी ने पूछा कि वाटर के बॉइलिंग पॉइंट्स क्या हैं, हम झट से बता देते हैं कि 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर वाटर बॉयल हो जाता है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आई थिंक दिस स्टेटमेंट इज़ करेक्ट, बट हमें इसकी कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए कि हम कैसे कहते हैं कि वाटर 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर बॉयल हो जाता है। माय डियर स्टूडेंट्स, जो कि हमने अभी ये पहले एक इम्पोर्टेंट टर्म पढ़ी है, वो ये बता रही है कि जो कोई भी लिक्विड हो उसके फिक्स्ड बॉइलिंग पॉइंट्स नहीं होते। ठीक है, कोई भी अगर हमारे पास लिक्विड है तो उसके फिक्स्ड बॉइलिंग पॉइंट्स नहीं होंगे। अच्छा जी, फिक्स बॉइलिंग पॉइंट नहीं होंगे तो फिर क्या होगा? डियर स्टूडेंट्स, लिक्विड के बॉइलिंग पॉइंट्स डिपेंड करते हैं प्रेशर पर। अच्छा, प्रेशर पर डिपेंड करते हैं, हमें तो पहले नहीं पता था। नहीं पता था तो अब पता चल गया ना कि जो लिक्विड है उसके कोई फिक्स्ड बॉइलिंग पॉइंट्स नहीं होते। लिक्विड बॉयल होता है एट स्पेसिफिक प्रेशर। फॉर एग्जांपल, अगर हम प्रेशर को कम करते हैं या ज़्यादा करते हैं तो उससे उस लिक्विड के बॉइलिंग पॉइंट्स पर डेफिनेटली असर होगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल हमारे पास है वाटर और वाटर को हमने बॉयल किया और उस पर हमने जो प्रेशर अप्लाई किया है वो है 1 बार। ठीक है, 1 बार प्रेशर है। अगर 1 बार प्रेशर है तो वाटर को बॉयल होने के लिए 100 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर की ज़रूरत होगी। उस पर वो क्या होगा? बॉयल हो जाएगा। सिमिलरली, अगर हम प्रेशर को बढ़ा देते हैं, 1 से 2 बार प्रेशर कर देते हैं, तो देखा गया कि वाटर को अब बॉयल होने के लिए 121 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर की ज़रूरत हुई। फिर एक और एक्सपेरिमेंट किया गया और वहाँ पर वाटर पर 5 बार प्रेशर अप्लाई कर दिया गया। कितना? 5 बार। पहले से 3 गुना ज़्यादा प्रेशर अप्लाई कर दिया गया। उससे क्या हुआ कि वाटर को बॉयल होने के लिए 150 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर की ज़रूरत पड़ी। ऐसा क्यों हुआ? ये डिपेंड करता है कि कोई भी लिक्विड हो उसे बॉयल करने के लिए कि कौन सी चीज़ डिपेंड करती है, उस वक्त प्रेशर डिपेंड करता है। अगर हम प्रेशर को कम कर देते हैं या प्रेशर को ज़्यादा कर देते हैं
तो उससे क्या होगा कि हमारा कोई भी लिक्विड है उस पर, उसके बॉइलिंग पॉइंट पर उसका बहुत ज़्यादा असर होता है। अब हम एग्जांपल ले लेते हैं अमोनिया की। हमारे पास अमोनिया है, उस पर हमने प्रेशर अप्लाई किया 1 बार, जैसे कि हमने वाटर पर अप्लाई किया था। तो क्या होगा, 1 बार प्रेशर अप्लाई करने से अमोनिया को -330 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर की ज़रूरत पड़ी। ठीक है, अगर हम इस प्रेशर को 1 बार से 20 बार, मतलब इतना ज़्यादा प्रेशर बढ़ा दिया हमने, तो जो हम प्रेशर बढ़ाएंगे तो उससे क्या होगा कि टेम्परेचर जो है वो भी बढ़ाना पड़ेगा। अब 20 बार अगर अमोनिया पर प्रेशर है तो अमोनिया को बॉयल होने के लिए 50 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर की ज़रूरत होगी। तो यहाँ से आपको एक इम्पोर्टेंट पॉइंट मिला कि कोई भी लिक्विड के फिक्स्ड बॉइलिंग पॉइंट नहीं होते। बॉइलिंग पॉइंट किस चीज़ पर डिपेंड करते हैं, प्रेशर पर डिपेंड करते हैं। ये एक इम्पोर्टेंट टर्म। उसके बाद दूसरी टर्म पे आ जाते हैं। दूसरी टर्म हमें क्या बताती है कि द स्पेसिफिक वॉल्यूम ऑफ वेपर इज़ वेरी हाई कंपेयर टू दैट ऑफ द कोरेस्पॉन्डिंग लिक्विड। अब ये क्या चीज़ है, ये लाइन हमें बता रही है कि जो हमारा लिक्विड का वॉल्यूम होता है वो वेपर के वॉल्यूम से कम होता है। मींस के जो हमारे लिक्विड से जो वेपर बने, उन वेपर का वॉल्यूम कोरेस्पॉन्डिंग लिक्विड से बहुत ज़्यादा होगा। एग्जाम्पल के तौर पर हम यहाँ लेते हैं लिक्विड वाटर। लिक्विड वाटर पर हमने प्रेशर अप्लाई किया 1 बार और इसका वॉल्यूम था 0.001 मीटर क्यूब किलोग्राम। ठीक है, अगर हम उस प्रेशर को अपना फॉर एग्ज़ाम्पल, अब हम जो है हमारे वेपर्स हैं, तो वेपर्स में देखा जाए तो वेपर्स का वॉल्यूम है 1.69 किलोग्राम मीटर क्यूब। तो कितना ज़्यादा इन दोनों में फ़र्क है। तो ये एक बहुत इम्पोर्टेंट लाइन है, इसे आपने अच्छे से याद रखना है। ठीक है, कि जो हमारे वेपर का वॉल्यूम होता है वो कोरेस्पॉन्डिंग लिक्विड की निस्बत बहुत ज़्यादा हाई होता है। नंबर 3 पे क्या है, क्रिटिकल प्रेशर इज़ द प्रेशर at which a liquid does not have any two distinct phases। कि क्रिटिकल प्रेशर एक स्पेसिफिक प्रेशर होता है जहाँ पर लिक्विड दो डिस्टिंक्ट फेजेस को नहीं शो करता। मतलब एक स्पेसिफिक लाइन जो होती है उस पर वो कायम रहता है। मतलब अगर वो लिक्विड है तो वो लिक्विड रहेगा, और अगर वो वेपर है तो वो वेपर लिक्विड में कन्वर्ट नहीं होगा। मतलब लिक्विड अपनी दो डिस्टिंक्ट फेजेस नहीं शो करेगा। ये क्या चीज़ होती है, क्रिटिकल प्रेशर। तो ये तमाम जो टर्म्स थी जो अभी हमने डिस्कस की, इनको मैथमेटिकल फॉर्म देने के लिए, इनको एक इक्वेशन में कन्वर्ट करने के लिए क्लैसियस और क्लिप्रोन ने वर्क किया, और उन्होंने इन तमाम टर्म्स को मैथमेटिकल इक्वेशन का नाम दिया, और इस इक्वेशन को क्लैसियस एंड क्लिप्रोन इक्वेशन के नाम से जाना जाता है। ओ वाओ, कितनी इजी थी ये टर्म, है ना माय डियर स्टूडेंट्स। मुझे पूरा यकीन है कि आपको क्लैसियस और क्लिप्रोन इक्वेशन की बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी। ठीक है, क्लैसियस एंड क्लिप्रोन इक्वेशन क्या कहती है, थोड़ा सा हम पढ़ लेते हैं। Clausius-Clapeyron equation deals with the change in boiling points of a liquid with change in small pressure provided the pressure is far below the critical pressure। वही important जो 3 टर्म्स मैंने आपको ये पहले बताई हैं वही इसमें यूज़ हो रही है ना, कि Clausius-Clapeyron equation deal with the change in boiling points of liquid। मतलब जो लिक्विड के बॉइलिंग पॉइंट्स चेंज होते हैं विद द चेंज इन स्मॉल प्रेशर। अगर प्रेशर को थोड़ा सा कम कर दिया जाए या थोड़ा सा बढ़ा दिया जाए तो उसका लिक्विड के बॉइलिंग पॉइंट पर बहुत ज़्यादा असर होता है। ठीक है, और जो उसका प्रोवाइडेड प्रेशर होता है वो फार बिलो द क्रिटिकल प्रेशर होना चाहिए, है ना। वही 3 चीज़ें जो मैंने आपको पहले से डिस्कस कर दी। तो यही होती है माय डियर स्टूडेंट्स क्लैसियस क्लिप्रोन इक्वेशन। और इन तमाम चीज़ों को जो हमने पहले डिस्कस की हैं, इनको मैथमेटिकल फॉर्म में अगर कन्वर्ट कर दिया जाए तो ये जो इक्वेशन हमें मिलती है उसे क्या कहा जाएगा, क्लैसियस क्लिप्रोन इक्वेशन। बेसिकली ये इक्वेशन है, और इसे क्लैसियस एंड क्लिप्रोन इसके बनाने वालों की वजह से इसका नाम ये पड़ा। ठीक है, क्लैसियस और क्लिप्रोन 2 बंदे थे जिन्होंने इस इक्वेशन को बनाया था, और इस वजह से ये इक्वेशन उन्हीं के नाम से पहचानी जाती है और जानी जाती है। ओके, अब हम इसकी डेरिवेशंस के बारे में देखते हैं। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, हमने डिस्कस कर लिया कि क्लैसियस एंड क्लिप्रोन इक्वेशन हमें क्या बताती है। इट रिलेट्स द लेटेंट हीट of vaporization or condensation to the rate of change of vapor pressure with temperature।
और in the case of solid to liquid transformation, it relates the latent heat of fusion or solidification to the rate of change of melting points with pressure. सेम वही चीज़ें जो मैंने आपसे पहले डिस्कस कर ली हैं, कोई भी मुश्किल चीज़ इसमें नहीं है। अगर आप ये स्टेटमेंट याद करना चाहते हैं या फिर जो मैंने आपको पहले 3 बताई हैं, बेसिकली आपको वो उन्हीं 3 पर फोकस करना चाहिए, आपको पूरी इक्वेशन अच्छे से समझ आ जाएगी, ठीक है। बाकी जो मैथमेटिकल वर्क है वो हम थोड़ा सा यहाँ पे डिस्कस करते हैं। इमेजिन कि हमारे पास एक पिस्टन है, ठीक है, और उसमें हमारे पास एक लिक्विड है और लिक्विड भी वेपर के साथ इक्विलिब्रियम में है। मींस कि अगर हम ज़रा सा उसका प्रेशर बढ़ाते हैं तो वो लिक्विड फ़ौरन किस चीज़ में कन्वर्ट हो जाएगा, वेपर्स में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर हम प्रेशर को क्या करते हैं, इंक्रीज़ करते हैं, मतलब उस पर दबाव ज़्यादा डालेंगे, तो फिर वही जो वेपर्स हैं वो क्या करेंगे, लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएंगे। मतलब प्रेशर बढ़ाया और कम किया जा रहा है यहाँ पर, ठीक है। इफ़ अ पिस्टन इज टू बी पुल्ड आउट एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर, liquid evaporates and the pressure remain constant. If the piston is pushed in, vapor condenses at constant temperature and pressure. मतलब टेम्परेचर पर तो कोई फ़र्क नहीं ना पड़ रहा, टेम्परेचर तो वही है जो हमने सबसे पहले अप्लाई किया था। तो फ़र्क किसका हो रहा है, प्रेशर का हो रहा है। प्रेशर को मतलब प्रेशर को बढ़ाएंगे तो क्या होगा, जो वेपर्स हैं वो कंडेंस होकर लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएंगे। और अगर प्रेशर को कम करेंगे, ठीक है, अगर दबाव को कम करेंगे तो वो क्या होगा, लिक्विड फौरन उड़कर क्या बन जाएगा, वेपर्स में कन्वर्ट हो जाएगा। ड्यूरिंग दिस प्रोसेस द गिब्स फ्री एनर्जी ऑफ द सिस्टम रिमेन कांस्टेंट। जैसा कि हमें पता है कि यहाँ पर एनर्जी क्या है, वो कांस्टेंट रहेगी। इन द इक्विलिब्रियम सिस्टम डेल जी इज इक्वल टू डेल एच माइनस टी डेल एस। माय डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर जो डेल एच है, it shows the latent heat of vaporization, T is the temperature and S is the entropy of the system। ठीक है, H क्या है हमारा, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन है, T हमारा यहाँ पर शो कर रहा है टेम्परेचर को, और S क्या है, एंट्रोपी ऑफ द सिस्टम। S वही एंट्रोपी मीन्स एनर्जी को शो कर रहा है। Since G of the set system remains constant, G2 minus G1 is equal to del G is equal to del H minus T del S is equal to 0। यहाँ तक ठीक है, ओके। thus del H is equal to T del S। सेम चीज़ें बार बार रिपीट हो रही हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम गैसेस के केस में देखें, वहाँ जो हमने पहली जो इक्वेशंस देखी उनमें लिक्विड को रिप्रेजेंट किया जा रहा था। तो नाउ अब हम गैसेस को देखते हैं। अगर गैसेस के लिए ये इक्वेशन बनाई जाए तो ये कुछ ऐसे बनेगी, डेल एच इज इक्वल टू डेल यू प्लस पी डेल वी। हेयर डेल यू एक न्यू टर्म है, ये इसका मतलब क्या है, डेल यू इज द इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम, मेकिंग द प्रीवियस इक्वेशन डेल एच इज इक्वल टू टी डेल एस इज इक्वल टू डेल यू प्लस पी डेल वी। सेम वही चीज़ें हैं, बस क्या हो रहा है यहाँ पर, गैस होने की वजह से यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर डेल यू एक इजाफी चीज़ आई है। गिवन टू स्टेट्स इन द कंपैरिजन compression, the changes in entropy del S, internal energy del U and the volume would become constant। हमें पता है, मतलब हम पीछे अभी डिस्कस करके आए हैं कि जो हमारी एनर्जी होगी, जो हमारा वॉल्यूम होगा, वो क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। और बस फ़र्क किसका आना है, प्रेशर का आना है। ये है इनिशियल कंडीशन, ठीक है। डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर, वी गेट डेल एस इज इक्वल टू डी पी बाई डी टी इंटू डेल वी। सो डी पी बाई डी टी इज इक्वल टू डेल एस बाई डेल वी इज इक्वल टू एस टू माइनस एस वन। एस वन हमारी है इनिशियल एंट्रोपी और एस टू क्या है, हमारी फाइनल एंट्रोपी। V1 is our initial volume and V2 our final volume. However, the change in entropy del S is given by L by T। L अब क्या चीज़ है, my dear students, L is the latent heat of vaporization. Thus we arrive at the Clausius and Clapeyron equation. So dP by dt is equal to del S by del V is equal to L by T into V2 minus V1, initial volume minus फाइनल वॉल्यूम, एंड टी इज़ द टेम्परेचर। एल एक नई टर्म आई थी इसमें, एल क्या है, एल इज़ द लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। व्हेन द ट्रांजिशन इज टू अ गैस फेज, द फाइनल वॉल्यूम कैन बी मैनी टाइम्स द साइज ऑफ द इनिशियल वॉल्यूम del V, thus can be approximated by the ideal gas law। माय डियर स्टूडेंट्स, ये हमारा जो हमने सेकेंड नंबर पर इम्पोर्टेंट टर्म मैंने आपके साथ डिस्कस की थी कि जो हमारे वेपर्स का वॉल्यूम होता है वो करस्पॉन्डिंग लिक्विड के निस्बत ज़्यादा होता है। तो देखें ये टर्म यहाँ पर यूज़ हो रही है ना, 100% यूज़ हो रही है, ओके। सो हम यहाँ पर आइडियल गैस जो इक्वेशन है वो यूज़ करेंगे, पी वी इज़ इक्वल टू
nRT। आइडियल गैस लॉ यहाँ पर यूज़ हुआ। आप जानते हैं कि आइडियल गैस लॉ क्या होता है, PV इज इक्वल टू nRT। सो हमारी जो पिछली इक्वेशन है उसमें क्या होगा, PV इज इक्वल टू nRT उसमें आकर ऐड हो जाएगा, तो ये इक्वेशन बन जाएगी dP बाई dt इज इक्वल टू डेल S बाई डेल V इज इक्वल टू LP बाई nRT स्क्वायर। सिंस del H vapor is equal to L by N, dP by P is equal to dt by T square, so del H vapor by R. Also, since del H vapor is independent of the pressure and temperature and R is a constant of integration, so integrating both sides we get R क्या था हमारा, constant था। अब हम क्या करेंगे, दोनों sides को क्या करेंगे, integrate करेंगे, तो हमें क्या मिलेगा, ln P is equal to -1 by T into del H vapor by R plus C. If the vapor pressure was measured at two separate temperature, we have 2 points on same line. माय डियर स्टूडेंट्स, जब हम ये जो इनिशियल जो हमें वैल्यूज़ मिली उनमें से जब हम फाइनल वैल्यूज़ को माइनस करेंगे तो हमें क्या हासिल होगा, क्लासियस-क्लैपेरॉन इक्वेशन, द मोर कॉमनली नोन फ्रॉम द क्लासियस-क्लैपेरॉन इक्वेशन। और ये इक्वेशन क्या है, ln इंटू P2 बाय P1, P2 our final pressure and P1 is our initial pressure is equal to minus del H. We know that del H is the latent heat of vaporization by R you know that is the general gas constant into 1 over T2 टेम्परेचर T2 मतलब जो हमने टेम्परेचर बढ़ाया था उसे हम माइनस करेंगे इनिशियल टेम्परेचर से -1 over T1, दैट इज़ ओवर क्लासियस-क्लैपेरॉन इक्वेशन। आई होप माय डियर स्टूडेंट्स आपको इसकी अच्छे से समझ आ गई होगी। उम्मीद है कि आपको इसमें कोई डाउट नहीं होगा। और जहाँ तक इसके MCQ की बात है तो कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हमने यहाँ पर जो डिस्कस किए हैं उनमें से डेफिनेटली MCQ अगर पेपर में आता है तो ज़रूर इन 3 पॉइंट्स में से आएगा जो मैंने आपके साथ डिस्कस किए हैं। मज़ीद मैं कुछ इंपॉर्टेंट MCQ के वीडियो बनाकर मैं आपको शेयर कर दूँगी। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफिज़ एंड बेस्ट ऑफ लक।